वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपसे इस वीडियो में क्लास 9 का एसएसटी का डीओई की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर इशू किया जाता है ना, उसी को यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। देखिए, एक बात आपको बता दूं कि आपका जो पेपर का पैटर्न है ना, सेम इसी प्रैक्टिस पेपर की तरह रहेगा। अब पता है क्या चेंज किया गया इस बार? ये चेंज किया गया कि हिस्ट्री के क्वेश्चन एक साथ, ठीक है, और पॉलिटिकल के क्वेश्चन एक साथ, और ऐसे ही जो इकोनॉमिक्स है उसके एक साथ, और जो जियोग्राफी है उसके क्वेश्चन एक साथ। इस तरीके से पूरा पेपर का पैटर्न कर दिया गया है। तो मैं आपको इस वीडियो में ना, आज की जो वीडियो है उसमें हिस्ट्री पार्ट 1 वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ऐसे ही आपको मैं सारे पार्ट प्रोवाइड कर दूंगा एक साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये किताब जो है वो किसने लिखी थी। 4 ऑप्शन आपके पास में है। तो आपने अगर चैप्टर के अंदर से लाइंस को पढ़ा है और आपने डीयू की तरफ से जो सपोर्टिव मटेरियल है उसमें जो एमसीक्यू दे रखे हैं उन्हें अच्छे से करा है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। और अगर कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल का देख रहा है या किसी और स्टेट का देख रहा है, तो उससे भी ये कहूँगा कि आप डीयू की प्रैक्टिस पेपर करें, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और सपोर्टिव मटेरियल आप भी डाउनलोड करके डीयू से आप तैयारी कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो है जॉन लॉक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैं बता रखा है कि आपको ना निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प को आपको चुनना है। तो ये कह रहा 3 मार्च 1933 को इनेबलिंग एक्ट द्वारा जर्मनी में तानाशाही स्थापित की गई। आपको यहाँ सही बताना है। ये कह रहा 28 फरवरी 1933 को फायर डिक्री द्वारा जर्मनी में नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। फिर कह रहा 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर नियुक्त किया। तो इनमें से कौन सी ट्रू है? तो ये तीनों के तीनों ट्रू है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर डैश कर दिया गया। तो उसका नाम बदल के रखा गया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रूस, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब मैं आपको 4th नंबर का क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, और यहाँ पर आपको ना इसे काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। मतलब कहने का ये है कि ये 4 बातें लिखी हुई हैं, आपको टाइम के हिसाब से इसे लाइन से लगाना है और उसके बाद बताना कि कौन सा आंसर ठीक होगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन मिसप्रिंटेड हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि अगर वो गलत होगा तो आप टाइम अपने किया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर फिर मैंने फर्स्ट लिख दिया। अब इसका रीजन सुन लो, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। देखिए, जो लुई 16 है ना, वो फ्रांस का राजा बना था। आपको अच्छे से पता होना चाहिए 1774 में बना था ये चीज। और सामंतवाद के अगर उन्मूलन की बात करें तो ये 4 अगस्त 1789 में हुआ था, ठीक है। और अगर हम नेशनल असेंबली के गठन की बात करें तो ये इससे पहले हुई थी, और जिसे हम 20 जून वही 1789 ही कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक नोटिस करेंगे कि ये चीज जो है ना, यहाँ पे आंसर जो है हमने ये किस तरह कर दिया, पहले ही होना चाहिए फर्स्ट, फिर क्योंकि ये बाद में जो है ना यहाँ लिखा हुआ, लेकिन वही पहले है, वो तीसरा। फिर अगस्त आता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर दूसरा, और फिर चौथा तो लिखा हुआ है 1791 लिखा हुआ है। तो ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे इसलिए जो है फर्स्ट ही करेक्ट कर दिया, ठीक है। रीजन समझ में आ गया। उसके बाद अब क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर। तो कैसी लगी वीडियो आप बताना जरूर। अभी तो वीडियो स्टार्ट ही है, कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको अभी, ठीक है। तो आप अब ध्यान से सुनिए। यहाँ पर ये जो बिल्कुल सेम पेपर का पैटर्न ऐसे ही रहेगा। 4 क्वेश्चन एमसीक्यू में, 5वें नंबर पर आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। यहाँ लिखा है कि जो लुई 16 है ना, के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति की समीक्षा कीजिए। या आप ये बताइए कि ओलंप दे गूज के कार्यों की समीक्षा कीजिए। देखो, इस बार ओलंप दे गूज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बोलोगे लुई 16 के समय फ्रांस गंभीर आर्थिक संकट में था, युद्धों के कारण भारी कर्ज था। आप इसे पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। कर प्रणाली असमान थी और आम जनता पर करों का बोझ अधिक था। शाही खर्चों ने स्थिति और बिगाड़ दी थी। तो
जैसे 2 नंबर का ना आप पूरे नंबर लेना चाहते हैं ना एसएसटी में, तो आप उसे पॉइंट में लिखिए, जैसे 1 पॉइंट ये कर दिया, 1 पॉइंट ये कर दिया, या ऐसे 4 पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, फिर आधा मार्क्स मिलके 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, कोई लाइन कम करनी है, कोई लाइन ज्यादा करनी है, अपने आप से लिखना है, वो भी कर सकते हैं। ये केवल आपको आइडिया और प्रैक्टिस करवाने के लिए। ओलंपिक कूच के कार्य बताइए। देखिए, यही वो औरत थी जिसने महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। पुरुषों को अधिकार देने की बात करी जा रही थी ना हर जगह, इन्होंने आवाज उठाई थी। उन्होंने स्त्री और नागरिक अधिकारों की घोषणा लिखी और महिलाओं को समान राजनीतिक अधिकार देने की मांग भी की इन्होंने। इनका ना हिस्ट्री की बुक में आप देखोगे एक स्पेशल पैराग्राफ दे रखा है, उसे पढ़ लेना। वैसे इतना सफिशिएंट है, बाकी पढ़ लो आप। देखिए, लेनिन की अप्रैल थीसिस के किन्हीं 3 प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो इसने अप्रैल जो थीसिस लिखी थी ना, उसकी 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। देखिए, जो अप्रैल थीसिस है ना, इसमें एक इन्होंने युद्धों के अंत की बात करी, किसानों को भूमि देने की बात करी, सत्ता का सोवियतों को हस्तांतरण और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये जरूर बताना कि जो बैंक है ना वो नेशनलाइज कर देने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसमें छूट गया तो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो आपको कोई 3 लिखने, आप इनको 3 बना के भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब आगे सुनते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिख लेना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, अब आगे सुनो। देखिए, अब ये जो 7वां क्वेश्चन है ना, हिटलर के उदय के कारणों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो ये 5 मार्क्स का है। तो समरी में और आपको 5 पॉइंट्स में भी दिखा रहा था, दोनों में देख लो। देखो, मेन तो इसका यही कारण आप इसे पॉइंट्स में लिख के अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कि वर्साई की संधि से जर्मनी का अपमान हुआ, आर्थिक मंदी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई थी, कमजोर वायमन गणराज्य था, और हिटलर के प्रभावशाली भाषणों ने उसके उदय में सहायता की। तो 5 पॉइंट्स में लिख के एक्सप्लेन करना है। एक और दिखा देता हूँ। ठीक है, उसी को हमने यहाँ पॉइंट में लिख दिया। देखो, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार से राष्ट्रीय अपमान की भावना बढ़ी। दूसरा, वर्साई की संधि ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। बेरोजगारी और महंगाई से जनता असंतुष्ट थी। ठीक है, चौथे नंबर पर कमजोर लोकतांत्रिक सरकार समस्या हल नहीं कर पाई। पांचवा, हिटलर के प्रभावशाली भाषणों और प्रचारों ने जनता को आकर्षित कर दिया। तो उसी को यहाँ पर पॉइंट्स में बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से 5 पॉइंट है, तो 5 पॉइंट्स में बताना ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। बाकी एक आइडिया आप और इसमें जरा ऐड कर सकते हैं। ऐसी नाजीवादी दृष्टिकोण की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ये जो हिटलर है ना, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो हिटलर की जो सोच है ना, इसकी आपको आलोचना करनी है कि मतलब बताओ क्या था इसमें। तो नाजीवाद आर्य नस्ल की श्रेष्ठता में विश्वास करता था, यह लोकतंत्र का विरोधी था और तानाशाही राष्ट्रवाद व यहूदियों के विरोध को बढ़ावा देता था। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, नाजीवाद नस्लीय भेदभाव और यहूदियों से घृणा पर आधारित था। इसमें तानाशाही शासन को बढ़ावा दिया गया, उसी की तरह ना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन किया गया। युद्ध और हिंसा को महिमा मंडित किया गया, मतलब यही सबसे बढ़िया है, युद्ध ही सबसे बढ़िया चीज है। और इस विचारधारा ने मानवता को भारी क्षति पहुंचाई। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपके एग्जाम में ना पैसेज आएगी, आपको पैसेज को पढ़कर इसके आंसर देने हैं। तो आप पैसेज ये थोड़ा सा आप खुद पढ़ लेना, फिर इसको आप आंसर कर लेना। चलो मैं पढ़ ही देता हूँ, मैंने इतना करा तो इतना और सही। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। जब युद्ध होते हैं तो बहुत ज्यादा कठिनाई झेलनी पड़ती है। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। जब युद्ध हो रहे थे ना, तो सारा काम औरतों ने संभाल लिया। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि 1791 के संविधान से केवल अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे, और बाद में जब कुछ भी मिला ना, वो सिर्फ अमीरों को मिला। लोग राजनीतिक क्लबों में जुटे, जहां सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैक के नाम पर पड़ा।
इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने अपने क्लब बना लिए ताकि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकें। फिर ये कह रहे हैं कि जैकोबिन क्लब का नेता कौन था। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में मतलब जो हम ये पैसेज पढ़ रहे हैं यहाँ कहीं नहीं लिखा। जिसने जैकोबिन क्लब पढ़ा और जिसने अच्छे से इसके आगे पीछे भी पढ़ रखा था तो वो बता देगा कि ये मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था उसका क्लब का नेता। यहाँ कहीं भी नहीं लिखा, देख लो, सुन रहे हो। तो आपने एक्स्ट्रा भी पढ़ा होना चाहिए। 1791 के संविधान से लोगों को क्या राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए? केवल संपन्न वर्ग पुरुषों को राजनीतिक अधिकार मिले, ये हमें मिल गया था। ठीक है, ये देखा था कि सारी जो दिक्कतें औरतें ही झेल रही थी और जो भी अधिकार मिले वो केवल अमीरों को ही मिले, है ना। फिर नेक्स्ट है क्रांतिकारी युद्धों के दौरान महिलाओं की भूमिका कैसे बढ़ गई। तो पुरुषों के युद्ध पर जाने से महिलाओं ने परिवार संभाला, आजीविका चलाई और राजनीतिक क्लब बनाकर अधिकारों की मांग की। तो ये हमें इसी में मिल गया था यहाँ पर। तो आप इसी में से मतलब ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन हमें पैसे से नहीं मिलेंगे, एक आधा हो सकता है जिस और जानबूझ के वो पहला हो सकता है ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप ना हो पाए। ठीक है ना। तो अब मानचित्र बेस्ड क्वेश्चन है। ये कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र संबंधी एक देश का नाम बताइए। तो देखो आपने सपोर्टिंग मटेरियल में भी दे रखे हैं, उसमें से कर लो कि कौन कौन से मित्र राष्ट्र में देश थे द्वितीय विश्व युद्ध में। तो अमेरिका, ब्रिटेन, आपको सभी एक लगा सकते हैं और ये मैप में आपको भरना पड़ेगा। और द्वितीय विश्व युद्ध में दूर शक्तियों में जर्मनी, इटली, जापान, ये आपको मैप में फिल करना है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में मैप जरूर देंगे और हिस्ट्री का मैप आपको करना है। ठीक है, तो आपको लास्ट में दिया जाएगा और मैं मैप की अलग से वीडियो भी ला दूंगा, उसमें हम अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये दृष्टिबाधित वाले बच्चों के लिए है कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस किले के ध्वंस से हुई थी? बास्ती के किले से। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? वर्साई की संधि से, जो जर्मनी को सारा इसका ब्लेम दे दिया गया है ना, जिम्मेवार उसे ठहराया गया। अब खंड खा है, सेक्शन बी है। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों पार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, दो पार्ट फिर मतलब दो आपकी बुक्स रह जाएंगे उसको अगले पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो देखो आपसे पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर पूछ रहा है, तो आपको ऐसी पश्चिमी घाट का कमेंट करके लिख के दिखाना है। ठीक है, यहाँ पर तो हम डिस्कस कर ही नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बता दूं कि इसका जो आंसर है वो है महेंद्रगिरी। ठीक है, सी आंसर है। देखिए फिर 11 क्वेश्चन में ये कह रहा है भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार बताइए। तो आपका यहाँ पे ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का पूछ रहा है, तो इसका आंसर है 2933। आपकी बुक में चैप्टर नंबर 1 में पिक्चर जो इंडिया के मैप की बनी हुई है उसी में आप आराम से देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से लेकर आप ये पूरा देखेंगे ना, ये 2933 है। ऐसे अगर आप ये वाला देखेंगे तो 3214। ठीक है, इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। ओके, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो महानदी हो गई। फिर 30 नंबर पर कह रहा है कि भारत में मानसून का आगमन सामान्यतः कब होता है। तो आप बता दोगे जून से आरंभ होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये कह रहा है अब ना क्वेश्चन आंसर आ गए हैं और क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले ये पूछा गया है 40 नंबर पे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की प्रमुख नीतियों का उल्लेख कीजिए। तो ये जो 2000 की प्रमुख नीति है ना आपकी जनसंख्या वाले चैप्टर में से है, तो उसमें 3-4 दे रखे हैं, तो यहाँ 2 लिखी गई हैं 2 नंबर के हिसाब से। शिशु मृत्यु दर को कम करना और जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करना, मतलब और परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाना, ऐसी बहुत सारी हैं, पढ़ लेना। ठीक है, यह 2 नंबर है तो 2 नंबर की चीज बता दी गई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय मरुस्थल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आप इसे पॉइंट्स में लिख देना 3। ठीक है, तो नंबर 1 भारतीय मरुस्थल में बहुत कम वर्षा होती है। नंबर 2 यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है।
और नंबर 2 में लिख देना वनस्पति विरल होती है। ठीक है, फिर नंबर 3 में लिख देना तापमान अधिक होता है, और इसी में जोड़ देना यहाँ मौसमी नदियाँ पाई जाती हैं। और अगर कोई बच्चा जैसे 3 नंबर का है, ठीक है, और कोई बच्चा ना कहता है मैं तो 4 बताऊंगा, कि एक गलत हो गया तो नंबर मिल जाएंगे, होता है ना कई बार, तो आप 3 तो पूरे बता दो। ठीक है, और चौथा ना आप नंबर मत डालो, आप आधा लिख के चौथा मत लिखना, लिख दो। टीचर फिर इसका समझ जाएगा कि बच्चा तेज है, वो चाहता है कि एक का उसे 1 नंबर मिले, और कोई गलत है तो उसकी जगह नीचे वाला चेक कर लिया जाए। नेक्स्ट है 16, भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए। देखो बहुत सारे कारक हैं, इनको अब 3 ना इनमें से कोई पॉइंट समझा देता हूँ, आप ध्यान सुनो। काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो पहला आप अक्षांश बता सकते हैं, भारत का उष्णकटिबंध में स्थित होने के कारण यहाँ अधिकतर समय गर्मी बनी रहती है। दूसरा ऊंचाई और हिमालय पर्वत, हिमालय ठंडी मध्य एशियाई हवाओं को रोकता है, जिससे भारत की जलवायु प्रभावित होती है। नहीं तो दिल्ली में बर्फ होती है, पता है। मानसूनी पवनें, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। ऐसे आप और भी चीजें बता सकते हैं। 3 पॉइंट है तो इतना बहुत, मतलब 3 नंबर का तो बहुत है, बाकी आप और लिखें, आप इसमें से और भी यूज कर सकते हैं। फिर अगर ऊपर वाला नहीं करना तो आप नीचे वाला कर सकते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत की जलवायवीय विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भारत की जलवायु मानसूनी है, यहाँ गर्मी वर्षा सर्दी के स्पष्ट मौसम पाए जाते हैं तथा वर्षा आसमान रूप से होती है। बाकी आप इसमें और ऐड करना चाहे तो और भी ऐड कर सकते हैं, बाकी इसको 3 पॉइंट्स में लिख देना, ठीक है। फिर अब ये ना बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो इसको मैंने अलग से सॉल्व किया, आपको वो दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर गंगा नदी तंत्र की विशेषता पूछी है ना, तो आप अभी इन दोनों के आंसर एक साथ देख लो। अगर ऊपर वाला नहीं करना तो नीचे वाला, सिंधु नदी तंत्र की विशेषता है, ठीक है। ये 1 लाइन 2 लाइन, अगर 2 नंबर तक है तो आप इतना लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा बड़ा आपको लिख देता हूँ मैं, क्योंकि 5 नंबर में है ना ये। देखिए गंगा नदी तंत्र की विशेषता है, आप बता सकते हैं कि गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से हुआ है, ठीक है। यह होता है जहां इसे भागीरथी कहा जाता है। लंबाई और क्षेत्र, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया, यह भारत की सबसे लंबी और प्रमुख नदी तंत्र है और उत्तर मैदानों के बड़े भाग से होकर बहती है। आप इसे छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इसकी प्रमुख सहायक नदियां यमुना घाघरा गंडक कोसी सोन आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां। देखो एक नदी पे क्वेश्चन आ सकता है, आप इसे अच्छे से कर लें। फिर उपजाऊ मैदान, गंगा नदी तंत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र को अत्यंत उपजाऊ बनाती है। यहाँ पे लाई गई करना था, ठीक है। ठीक है, गंगा नदी तंत्र द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। फिर 5वें नंबर पर आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व, यह तंत्र कृषि परिवहन जल आपूर्ति और धार्मिक गतिविधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो आप इसमें से 1-2 पॉइंट भी लिख सकते हैं। पवित्र नदी के रूप में इनकी पूजा की जाती है ना, तो इसलिए यहाँ पर जो है धार्मिक गतिविधियों को लिखा गया, ठीक है। अब अच्छा सिंधु नदी तंत्र की विशेषता है। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत क्षेत्र के मानसरोवर झील के पास से होता है, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। और आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि जो सिंधु नदी वो कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से। दूसरा, ये हिमालय की एक प्रमुख नदी प्रणाली है। तीसरा, इसकी प्रमुख सहायक नदियां झेलम चिनाब रावी व्यास और सतलुज है। चौथा, ये नदी तंत्र उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान से होकर बहता है। और पांचवा, इसका जल स्रोत हिमपात और वर्षा दोनों है, मतलब ये बर्फ के रूप में भी गिरता है और जल के रूप में भी गिरता है, ठीक है।
ठीक है। बाकी जैसे अगर 2 नंबर या 3 नंबर में आए तो आप ये भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। अब ये मैप वर्क है तो आपको मैप की अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। बाकी ये कहाँ पर आप ये देख लें, यहाँ पर चिल्का झील उड़ीसा में भरनी है आपको, कंचनजंगा सिक्किम में मैप में है ना, अनायमुड़ी पर्वत आपको केरल में भरना है, और सांबर झील आपको राजस्थान में भरनी है। और अब ये वीडियो का पार्ट 1 रहेगा, काफ़ी जो है ना, और भी बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट के देख पाए, और जो है इंग्लिश मीडियम भी अवेलेबल करवा सकूं, इसलिए अभी पार्ट 1 इतना ही रहेगा। पार्ट 2 में आपको पॉलिटिक्स और जो इकोनॉमिक्स है उसकी वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।